हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के लिए ही महत्वपूर्ण है, ये इसलिए लिखा गया है कि 17 अगस्त से ग्रुप डी की एग्ज़ाम शुरू हो रही है, इसलिए उसी पर्पज़ से इस हेडिंग को लिखा गया है। ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। साइंस का जो सिलेबस होता है लगभग सभी एग्ज़ामों में सेम ही होता है। हम इस सीरीज़ में 20 प्रश्नों को करते हैं और ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आती है। आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और एक और नोटिस है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और साथ में लिख दीजिएगा YT। YT का मतलब होता है यूट्यूब। YT का मतलब होता है यूट्यूब। इससे ये पता चलेगा कि आप यूट्यूब से आए हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। विस्थापन होता है। अब विस्थापन क्या होता है, तो देखिए विस्थापन पहले देख लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है। एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। तो पहले दोनों में अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए, दूरी किसको कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो हम कैसे ऐसे चल के गए, ठीक है। ऐसे चल के गए मतलब घूर फिर के गए हैं पूरा। और मान लीजिए कि विस्थापन में इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो विस्थापन किसको बोलते हैं कि दो पॉइंट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। सबसे न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी। ये डायरेक्ट अगर हम सीधा चले जाए तो यही होगी सबसे न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी। तो जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे बोलते हैं विस्थापन। और जो घूम फिर कर गए हैं इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके, इसको बोलते हैं दूरी। अब देखिए, दूरी जो होता है वह धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा, मान लीजिए ये पॉइंट पे रहते हम इससे चलते ही नहीं, तो हमारा दूरी हो जाता जीरो। बोलता कितना दूरी तय किया, तो जीरो, हम चले ही नहीं है, जीरो। और धनात्मक, हम ऐसे घूर फिर के गए हैं, ठीक है, तो हमारा इतना किलोमीटर चले हैं। कितना किलोमीटर चले हैं, तो इतना किलोमीटर चले। बोल देंगे कि 5 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले हैं। ऐसे कभी बोलते हैं कि -4 किलोमीटर चले, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव में ही बोलते हैं। ये तो होता नहीं है। और विस्थापन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका ये यहाँ पे घर है और यहाँ से बोला गया कि इधर चले हैं तो पॉजिटिव लेने और इधर चले हैं तो निगेटिव लेने, ठीक है। तो देखिए, विस्थापन जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब हम किसी बिंदु पे चले ही ना, वो बिंदु पे खड़ा ही रह जाए। और निगेटिव कब होगा, मान लीजिए कि ये मान लीजिए पूरब है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है। हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो बोलेंगे पॉजिटिव में चले हैं। जैसे मान लीजिए हम इधर से इधर गए तो बोलेंगे धनात्मक दूरी तय की है, ठीक है। और बोलेंगे कि पूरब पश्चिम में चले हैं तो बोलेंगे ऋणात्मक चले हैं। तो विस्थापन जो होगा वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वही बोला गया कि विस्थापन होता है। विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, ये तीनों होता है विस्थापन। तो हमें ऑप्शन दिया गया है 4 नंबर में, डी ऑप्शन में, कि इनमें से सभी होता है। विस्थापन सभी हो सकता है। अगर दूरी पूछता तो दूरी सिर्फ पॉजिटिव और जीरो होता, ठीक है, लेकिन विस्थापन तीनों होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक समान वेग से त्वरण होता है। अब मान लीजिए एक समान वेग से, वेग समान है मतलब कि वेग बढ़ नहीं रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो एक्सलेशन होता है, जिसको त्वरण बोलते हैं, त्वरण को अगर बढ़ाएंगे तो एक्सलेशन जो वेग जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि ये टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये पहला 1 सेकेंड, ये दूसरा 1 सेकेंड, ये तीसरा 1 सेकेंड, ऐसे करके ये चौथा 1 सेकेंड, ये पाँचवा 1 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे कोई कार है जो 2 मीटर पर सेकेंड से यात्रा कर रही है, ठीक है। तो पहला जो इसका त्वरण का मान है, इसका त्वरण का मान मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब 2 मीटर से यात्रा कर रहा है, पहला सेकेंड के बाद इसका जो होगा वेग वो 3 मीटर से बढ़ जाएगा। तो 2 था
और 3 तो 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड पहला हो गया। अब दूसरा 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, फिर 3 मीटर से बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला जो 1 सेकेंड होगा उसमें फिर से बढ़ जाएगा 3 मीटर से, तो क्या हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। यानी अगर त्वरण का मान हो, ये त्वरण है, त्वरण का मान होगा कुछ भी, तो उसका जो होगा, जो वेग जो होगा वो बढ़ते चला जाएगा। लेकिन हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि एक समान वेग, यानी वेग हमारा बढ़ नहीं रहा है तो त्वरण होगा नहीं। त्वरण अगर होता तो वेग बढ़ते रहता, त्वरण नहीं है इसीलिए तो वेग नहीं बढ़ रहा है, तो त्वरण का मान होगा क्या होगा, 0 होगा। त्वरण हमारे पास अभी है ही नहीं, इसीलिए वेग बढ़ नहीं रहा है। अगर त्वरण होता तो वेग बढ़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध पानी का क्वथनांक होता है, तो देखिए ये एक ग्लास है और एक ये ग्लास है। ठीक है, दोनों ग्लास में क्या है, पानी है, इसमें भी पानी है। ठीक है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। ये क्या है, शुद्ध जल, और ये क्या है, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल बनाने के लिए इसमें हम कुछ मिला देते हैं, अशुद्धि। ठीक है, इसमें कुछ मिला दिया तो अशुद्ध जल हो गया। अब हम इस दोनों पानी को अगर टेम्परेचर देख के अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो शुद्ध जल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा। ठीक है, और जो अशुद्ध जल होगा वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर उबलेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अशुद्ध जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ठीक है, समझ गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अशुद्धि, एक मिनट, अशुद्धि और इधर हो जाएगा क्वथनांक। अगर हम अशुद्धि को बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, अशुद्धि को घटाएंगे तो क्वथनांक घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें पता चल गया, इससे क्या पता चला कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है 100, यानी 100 पे उबलने लगेगा, और अशुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है 100 से अधिक, यानी 100 से अधिक पे उबलेगा। लेकिन साथ में ये भी बताए हैं कि अगर अशुद्धि बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे उसका क्वथनांक उतना ही बढ़ते जाएगा, यानी जितना इसमें अशुद्धि डालेंगे इसका क्वथनांक उतना बढ़ते चला जाएगा। 101, 105, 110, 115 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, यानी अशुद्धि पर डिपेंड करता है कि इसका क्वथनांक कितना होगा। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि अशुद्ध जल का क्वथनांक क्या होगा, 100 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि शुद्ध जल का 100 होता है और अशुद्ध जल का 100 से अधिक, तो ये 10 भी नहीं होगा। अब हम फंसेंगे 101 और इनमें से कोई नहीं। अब हम बताए हैं कि अशुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है अशुद्धि पर डिपेंड करता है, तो हम 101 कैसे मार देंगे, यहाँ पे हमें पता है कि अशुद्ध कितना अशुद्ध है ये तो पता नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, नहीं दिया होता, तब हम 101 के साथ चले जाते। तब फिर कब जाते, जब ये इनमें से कोई नहीं की जगह 100 से कम ऑप्शन में दिया हो, 98, 80, 90 ये सब दिया हो, तब हम 101 के साथ चले जाते। अगर इसमें ज़्यादा दिया, ज़्यादा तो खैर देगा नहीं, ऐसा ही ऑप्शन ही देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि अशुद्धि बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ चले गए कि हमें पता नहीं कि कितना अशुद्ध है जल, इसीलिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, समझ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित धातु में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। अब देखिए धातु जो होती है कुछ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है और कुछ कम प्रतिक्रियाशील होती है। उनका लिस्ट लिखवा दे रहे हैं, जो ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है और उससे घटते क्रम में लिखवा दे रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होगी उसे पहले लिखाएंगे और उसे घटते क्रम में लिखवा देंगे। तो देखिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है पोटेशियम, फिर होती है सोडियम, फिर होती है कैल्शियम, फिर होती है मैग्नीशियम, फिर होती है एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन यानी Fe, उसके बाद फिर टीन Sn, उसके बाद लेड, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, गोल्ड और प्लेटिनम। ये जो होती है सबसे अधिक और ये सबसे कम। ठीक है, ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है और प्लेटिनम सबसे कम प्रतिक्रियाशील होती है। इसीलिए तो देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है
और ये प्लेटिनम है। ये सब का जो रेट जो होता है काफ़ी हाई होता है, क्योंकि ये किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। और सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो होती है वो पोटेशियम होती है। तो हम अब इस ऑप्शन में देखेंगे कि पोटेशियम है ऑप्शन में, पोटेशियम तो कहीं नहीं है। सोडियम है, उसके बाद सोडियम भी नहीं है। अब कैल्शियम है तो कैल्शियम पे टिक करेंगे। हाँ, अगर ये सब ऑप्शन में होता तो पोटेशियम को प्रायोरिटी देते, फिर सोडियम को देते, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। मान लीजिए कि ऑप्शन में यहाँ से 4 उठा के दे देता, तो इसमें अगर पूछता कि सबसे प्रतिक्रियाशील कौन है तो हमको एल्युमिनियम टिक करना पड़ता, क्योंकि ये जो हम लिस्ट लिखवाए हैं वो लाइन सीरियल वाइज लिखवाए हैं, इसी तरह से इसका जो प्रतिक्रियाशील घटते क्रम में लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया सबसे अधिक, तो कैल्शियम पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होता है। अब प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होता है, तो चलिए कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार, ठीक है, क्षार। देखिए अब अम्ल क्षार पहले देख लेते हैं क्या होता है दोनों। तो देखिए अम्ल जो होता है पानी में H+ आयन का त्याग करता है, आयन का त्याग, पानी में H+ आयन का त्याग, ठीक है। और जो क्षार होता है वह पानी में OH- आयन का त्याग करता है, ठीक है, OH- आयन का त्याग। इतना समझ गए। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं साथ में ही, कि जैसे अम्ल का प्रॉपर्टी क्या हो गया कि पानी में H+ आयन का त्याग करेगा, और क्षार का प्रॉपर्टी क्या हो गया, पानी में OH- का आयन का त्याग करेगा। अब देखिए कि अम्ल में ही होता है एक प्रबल अम्ल, और इसी में हो जाएगा एक दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, ठीक है। क्षार में भी हो जाएगा एक प्रबल, कलर चेंज कर लेते हैं, एक हो जाएगा प्रबल क्षार और एक हो जाएगा दुर्बल क्षार, ठीक है। समझ गए इतना। अब देखिए अम्ल का प्रॉपर्टी जो होता है पानी में H+ आयन त्याग करना, तो प्रबल और दुर्बल में क्या अंतर हो जाएगा, प्रबल और दुर्बल में क्या हो जाएगा, जो पानी में H+ आयन का तेजी से त्याग करेगा उसको हम लोग बोल देंगे प्रबल अम्ल, और जो पानी में H+ आयन का धीरे धीरे त्याग करेगा उसको बोल देंगे दुर्बल अम्ल। उसी तरह क्षार में भी हम यही बोलेंगे कि क्षार का प्रॉपर्टी क्या होता है, OH- का त्याग करता है पानी में। हम बोलेंगे कि OH- आयन का तेजी से त्याग करेगा पानी में, तो क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। और OH- आयन का अगर धीरे धीरे त्याग करेगा तो क्या बोलेंगे, उसको धीरे धीरे त्याग करेगा तो क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि प्रबल अम्ल के विलयन में होता है। अब देखिए अम्ल, अब अम्ल पूछा गया तो अम्ल में आते हैं, देखते हैं अम्ल में क्या है। अब प्रबल अम्ल में भी प्रबल अम्ल बोला गया है, तो प्रबल अम्ल कहाँ है, यहाँ है, देखिए प्रबल अम्ल। तो क्या बोला गया है, देखिए अब ऑप्शन देखते हैं। अणु का तो कोई बात ही नहीं बोले हैं, हम बताए हैं अणु का बात नहीं। अब पानी का ही बात नहीं, पानी में ज़्यादातर पानी, इसका ज़्यादा पानी है कि कम पानी है तो बोले नहीं है। हाँ, ये बोले हैं कि पानी में H+ आयन का तेज़ी से त्याग, यानी ज़्यादा त्यागेगा, तो ज़्यादातर आयन, ठीक है। और इसमें अगर H+ आयन दे देता ऑप्शन में तो और भी ज़्यादा इसका ऑप्शन सुटेबल होता कि हाँ पानी में H+ आयन का ज़्यादा त्याग। अब ज़्यादातर आयन, अब स्टूडेंट क्या सोचेगा, आयन तो ये भी OH- भी आयन है, लेकिन चलो एक ही ऑप्शन दिया है तो हम इसके साथ चले जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन होता है H+ आयन का ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्षार सर्वतीय सूचकांक के रंग को डैश रंग में बदलता है। पहले ये देख लीजिए कि सर्वतीय सूचकांक क्या होता है। इसको बोलते हैं लिटिमस पेपर, ठीक है, इसी का नाम है लिटिमस पेपर, ये समझ गए। अब देखिए एक अम्ल है और एक है क्षार, ठीक है। अम्ल क्या करता है, वह नीला लिटिमस को लाल में बदल देता है, और क्षार क्या करता है,
लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। ठीक है, अम्ल करता है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हमसे पूछेगा क्षार यह लिटमस पेपर के रंग को डैश में बदल देता है। तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। तो किस में बदल दे रहा है, नीला में बदल दे रहा है। समझ गए, तो नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। NaCl एक लवण है जो बनता है। ठीक है, तो देखिए NaCl कैसे बनता है। तो देखिए HCl प्लस NaOH जब मिलता है तो NaCl प्लस H2O यानी जल बनाता है। अब सबका नाम देख लीजिए। जो HCl होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लवण यानी नमक, जिसको हम लोग साधारण नमक भी बोल सकते हैं। और ये है जल। जब HCl NaOH से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, एक लवण बनाती है और एक साथ में जल बनाती है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि NaCl एक लवण है जो बनता है। अब इसका एक चीज़ और याद रखिएगा, ये HCl जो होता है वह होता है प्रबल अम्ल, और ये जो NaOH होता है ये होता है प्रबल क्षार। ठीक है, प्रबल क्षार। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, आगे का प्रश्न में ये भी शब्द देखने को मिलेगा कि प्रबल, मजबूत या तीव्र, ये तीन जो होता है वो सेम होता है। और ठीक इसी तरह दुर्बल, कमजोर या मंद, ये तीन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए साइड से। अब देखिए कि NaCl लवण है जो बनता है। अब हम जितना लिखवाए हैं उसी में देखते हैं कि लवण किससे किससे बना है। प्रबल अम्ल, HCl जो होता है प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार से बन के बना है। तो देखिए प्रबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मंद और तीव्र को दे गया है, तो यहाँ देखिए प्रबल को क्या बोलते हैं, तीव्र बोलते हैं। तो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, मतलब तीव्र, दोनों चीज़ तीव्र होना चाहिए। तीव्र अम्ल और मंद ये नहीं होगा, दोनों तीव्र होना चाहिए। मंद तो है नहीं, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार ये हो जाएगा। ठीक है, मंद और तीव्र होगा नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ तीव्र होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। समझ गया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। अब अभी बताएं कि NaCl किससे बना होता है। तो NaCl जो बना होता है HCl प्लस NaOH जब मिलता है तो NaCl प्लस H2O बनता है। तो अभी बताएं कि ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। ठीक है, तो NaCl जो होता है वह HCl और NaOH से मिलकर बनता है। जो HCl जो होता है प्रबल अम्ल है और NaOH जो होता है प्रबल क्षार होता है। और प्रबल को ही मजबूत बोलते हैं। दोनों चीज़ मजबूत होना चाहिए, मजबूत। ठीक है, दोनों होगा। ठीक है, दोनों मजबूत होना चाहिए, कमजोर होगा नहीं, मजबूत दोनों होना चाहिए। कमजोर मजबूत होगा नहीं, मजबूत कमजोर होगा नहीं, मजबूत अम्ल भी मजबूत और क्षार भी मजबूत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करती है। ये भी सेम ही प्रश्न है। अब देखिए हमसे इसमें क्या पूछा गया है, HCl प्लस NaOH जब मिलती है तो NaCl प्लस H2O बनाती है। ठीक है, तो हमसे बोला गया इसी का नाम है साधारण नमक, इसी का नाम है साधारण नमक। हमसे पूछा गया है साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए जब साधारण नमक का निर्माण करते हैं तो NaOH अभी बताए थे हम कि इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ करती है अभिक्रिया, साधारण नमक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, HCl के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक सॉरी दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश का
पीएच के कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए कि ये जो स्केल होता है, स्केल है, ये न्यूट्रल है 7। अब 7 से नीचे आएंगे जैसे कि, तो इधर हो जाएगा अम्लीयता बढ़ेगी, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से उधर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। ठीक है, क्षारीयता बढ़ेगी, और ये न्यूट्रल है। ठीक है, समझ गए। जब लिटमस पेपर पर अम्ल रखेंगे तो वो लाल बना देगा। जब लिटमस पेपर पे अम्ल रखेंगे तो वो क्या कर देगा, लाल बना देगा, लाल बना देगा। और लिटमस पेपर पे क्षार रखेंगे तो नीला बना देगा। ठीक है, अब देखिए ये कब होगा, जब इसमें नमी हो थोड़ा भी या जल हो थोड़ा भी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में स्याही। स्याही में तो थोड़ा सा तो नमी होता ही है, पानी तो खैर इसमें तो नमी होगा ही, जूस में भी नमी होगा। लेकिन देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, अगर ये सिर्फ दिया रहता तो हम इसको भी गलत कर लेते, यानी सबका पता के लगा सकते हैं, लेकिन ठोस दे दिया गया है। और हम बताए हैं कि इसके लिए नमी की ज़रूरत होती है, और जब भी ठोस दिया तो ठोस में नमी होती ही नहीं है, यानी कि हम ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पता लिटमस पेपर से नहीं लगा सकते कि ये अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया कर लेती है। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया कर लेती है। अब एक चीज़ देखिए, एक होता है धातु का ऑक्साइड। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ देखिए, एक होता है धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, और एक होता है अधातु का ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वह होता है क्षारीय, और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वह होता है अम्लीय। ठीक है, इतना समझ गए। अब एक अपवाद भी याद रखिए। अपवाद, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये तीनों जो होता है वो तो होता है धातु, और हम जो बताएं धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। इस तरह से तो एल्युमिनियम, जिंक और लेड का जो ऑक्साइड होना चाहिए क्षारीय होना चाहिए था, लेकिन इसका जो ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय नहीं होता है। क्षारीय नहीं होता है, क्षारीय नहीं होता, क्या होता है, इसका जो ऑक्साइड होता है वह उभयधर्मी, एक सेकेंड, वो होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी प्रकृति की होती है। ठीक है, उभयधर्मी, उभयधर्मिक मतलब एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इसको क्या मतलब, क्या हुआ कि ये एसिड के साथ भी प्रतिक्रिया कर लेगी, एसिड के साथ भी प्रतिक्रिया कर लेगी, और बेस के साथ भी प्रतिक्रिया कर लेगी। इसी को बोलते हैं उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डैश ऑक्साइड, तो किसके ऑक्साइड, उभयधर्मी के ऑक्साइड। अब हम क्या बोलेंगे, उभयधर्मी के ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ ही अभिक्रिया कर लेती है। हम बताएं ना कि इसका जो ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी का जो ऑक्साइड होता है वो अम्ल के साथ साथ क्षार से भी प्रतिक्रिया कर लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अभी बताए हैं कि एल्युमिनियम, जिंक या लेड, ये तीन रहेगा, तो इसी का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यानी एम्फोटेरिक होता है। तो देखिए आयरन तो हम बताए नहीं है, सोडियम भी नहीं बताए हैं, पोटेशियम भी नहीं बताए हैं, बताएं क्या, एल्युमिनियम, ये रहा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी प्रकृति की होती है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा, एल्युमिनियम का 13 होता है, जिंक का 30 और लेड का 82। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तांबे का प्रतिरोधकता होती है। अब तांबा का प्रतिरोधकता क्या होती है, इसे तो याद ही करना पड़ेगा, सिंपल 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, ओम्स का लॉ पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि V इक्वल टू आई आर, जहाँ V बराबर वोल्टेज, I बराबर धारा और R बराबर प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए एक हम डिजिट मान लेते हैं कि मान लिए कि हम वोल्टेज 20 है, धारा का मान 2 है और प्रतिरोध हम 10 मान लिए इक्वेशन को करने के लिए। अब हमसे देखिए, अब हम सवाल पढ़ते हैं कि एक सर्किट में प्रतिरोध को दुगना किया जाए। तो प्रतिरोध को दुगना कर देते हैं, प्रतिरोध R को बोला जाता है प्रतिरोध, इसको दोगुना कर दिए 20। ठीक है, वोल्टेज का मान समान रखने के लिए, वोल्टेज 20 है उसको समान ही रखना है 20। ठीक है, अब हमसे बोला है सर्किट में प्रवाहित धारा को क्या करना पड़ेगा। अब इक्वेशन को इक्वल करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो 20 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, इधर तो 20 ही है तो 1 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 रखना पड़ेगा। तो धारा के मान के साथ क्या किए, पहले 2 था अब 1 करना पड़ा, मतलब क्या किए हैं, ऑप्शन देखते हैं। आधा बढ़ जाएगी, बढ़ा है ये, आधा बढ़ा है ये तो घट गया है, आधा घट जाएगी तो ये आंसर सही हो जाएगा। स्थिर भी नहीं है, स्थिर मतलब 2 से 2 ही रहता तब बोलते स्थिर। और शून्य हो जाएगी, शून्य भी तो नहीं हुआ, 1 हुआ है, शून्य हो जाता तो इधर 0 हो जाता तो शून्य तो ले ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा, मतलब आधा से घट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। अब देखिए पदार्थ में क्या होने पर, अगर प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे, एक सेकंड, प्रतिरोध हम बढ़ाएंगे तो चालकता घटेगी। ठीक है, घटेगी, और प्रतिरोध को घटाएंगे तो चालकता बढ़ेगी। यानी प्रतिरोध और चालकता का जो भी संबंध होता है वह उल्टा होता है। ठीक है, विलोमानु समानुपात होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रतिरोध का